नमस्कार मेरे प्रिय भूगोल के साथियों। आज की परिचर्चा में हम शामिल करते हैं वायुमंडल का संघटन। पृथ्वी धरातल पर जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ और इस वायुमंडल की क्या भूमिका है हमारे जीवन में। आप सभी को पता होगा कि सौरमंडल के जितने भी 8 ग्रह हैं और सभी उपग्रह, उसमें केवल पृथ्वी ही अभी तक ज्ञात है कि केवल पृथ्वी पर ही एक व्यवस्थित वायुमंडल विद्यमान है। इसी वायुमंडल के कारण से मानव या पूरा पारिस्थितिक तंत्र का अस्तित्व पाया जाता है। हमारी यह पृथ्वी है और इस पृथ्वी में आप देख रहे होंगे इसके चारों ओर वायुमंडल विद्यमान है, तो उसके पीछे कुछ कारण होंगे। पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण है और उस गुरुत्वाकर्षण के कारण से यहाँ का वायुमंडल विद्यमान है। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न प्रकार की गैसों, धूल कणों, जलवाष्प का एक मिश्रित आवरण है और गुरुत्वाकर्षण के कारण यह आवरण स्थित पाया जाता है। इसीलिए हमारी इस पृथ्वी के पास एक सुव्यवस्थित वायुमंडल का निर्माण हुआ है। जहाँ तक वायुमंडल के संगठन का प्रश्न है, तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल पाया जाता है, जिस कारण से तापमान सुरक्षित है या संतुलित है और जीवन संभव है, इस वायुमंडल में गैस, धूल कण या एरोसोल और जलवाष्प, ये 3 ऐसे घटक हैं जिसके कारण से इसका एक कंप्लीट वायुमंडल का निर्माण है। वायुमंडल में पहला जो संघटक है गैस, जिस पर हम परिचर्चा करते हैं, तो यहाँ पर 2 प्रकार की गैस पाई जाती है। एक अस्थाई गैस है, दूसरा है परिवर्तनशील गैस। अस्थाई गैस के अंतर्गत हम लोग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन को शामिल करते हैं। आपको पता होगा कि 1772 ईस्वी में रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन गैस की खोज किया था। इसे मैफ्टिक एयर के नाम से भी जानते हैं। और ऑक्सीजन को सर्वप्रथम इसकी जो जानकारी हुई वो प्रेस्टली महोदय द्वारा दिया गया था। इसी तरह से 1874 ईस्वी में आपके आर्गन गैस की जानकारी हुई। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन, इन 3 गैसों को समवेत रूप से अस्थाई गैस के नाम से जानते हैं। और नियान या हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, इस तरह की जो गैसें हैं, इन गैसों में आपके नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन, जेनान, ओजोन, ये सारी गैसें आपकी परिवर्तनशील गैस के रूप में मानी जाती हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से वायुमंडल में समस्त आयतन का 78.10% भाग पर केवल नाइट्रोजन गैस का विस्तार पाया जाता है और दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन गैस है। आयतन के दृष्टिकोण से 20.90% भाग पर ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। 0.93% आयतन के दृष्टिकोण से तीसरे स्थान पर आर्गन गैस का नाम आता है और चौथे स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड है, जो 0.03% भाग है। पूरे वायुमंडल में इन गैसों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसा कि आपने देखा है कि जो गैसें हैं, स्थिर गैसें हैं, उन स्थिर गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन गैस 3 महत्वपूर्ण गैस मानी गई है।
नाइट्रोजन गैस 7 रूप में पाई जाती है, जिसमें N2O, NO, NO2, NH3, HNO3, NH और N2। आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि नाइट्रोजन गैस मिट्टी और मिट्टी से फिर यह वायुमंडल से पुनः वनस्पतियों द्वारा मिट्टी में, मिट्टी से वनस्पतियों में, इस तरह से यह नाइट्रोजन गैस स्थिरीकरण, नाइट्रिफिकेशन, अनाइट्रीकरण के कारण से यह अपना चक्र पूर्ण करती है, जिसे हम लोग नाइट्रोजन चक्र के नाम से जानते हैं। नाइट्रोजन गैस पूरी तरह से जीवों के लिए आवश्यक मानी जाती है, क्योंकि यह एमिनो एसिड नामक प्रोटीन का निर्माण करती है। इसीलिए यह गैस अत्यंत अनिवार्य रूप में उपयोगी या जीवों के लिए आवश्यक मानी जाती है। आपने इसको पढ़ा कि स्थिरीकरण क्या है। नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थानांतरण को स्थिरीकरण कहते हैं, और नाइट्रोजन का खनिजीकरण यानी नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन का पौधों में तथा पौधों से मानव में सहित जंतुओं में स्थानांतरण को हम लोग नाइट्रिफिकेशन के नाम से जानते हैं। और नाइट्रोजन का वायुमंडल में गमन करना या स्थानांतरण करना, उसे अनाइट्रिफिकेशन या अनाइट्रीकरण कहते हैं। वायुमंडल में दूसरी जो महत्वपूर्ण गैस है वह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस ये पेड़ पौधों द्वारा और खनिजों के या कह लीजिए खनिजों के ऑक्साइड के न्यूनीकरण के कारण वायुमंडल में विद्यमान होती है। हरे पेड़ पौधे यानी स्वपोषी पौधे तथा फाइटोप्लैंक्टन जो पौधे हैं, वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड, जल आदि को जो है ग्रहण करते हैं और अपने पर्णहरिम के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, साथ ही साथ वायुमंडल में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ऑक्सीजन गैस की महत्ता इसी में है कि जितने भी जीव जंतु हैं वे सब श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और जिंदा रहते हैं। यानी जीवन के लिए या पारिस्थितिक तंत्र में जो भी जीव समुदाय हैं उनके लिए ऑक्सीजन गैस प्राणवायु के रूप में मानी जाती है। यह ऑक्सीजन गैस जीवित पदार्थों में लगभग 70% एटम का निर्माण करती है और इसके कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में, वसा के निर्माण में और प्रोटीन के निर्माण में इसकी अहम भूमिका मानी जाती है। लगभग 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऑक्सीजन गैस विद्यमान पाई जाती है। ऑक्सीजन गैस के बाद इसके महत्वपूर्ण जो गैस है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोगी होती है और इसी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का कार्य करते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण है, यह पार्थिव विकिरण का अवरोधक का भी काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में विद्यमान रहती है। जो वायुमंडल में पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनकी श्वसन प्रक्रिया से वायुमंडल में पहुंचती है। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन हैं। वे जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस एवं लकड़ी, उपला आदि जो कुछ भी हम जलाते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुंच जाता है। और एक चीज़ और देखी जा रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अनवरत वायुमंडल में वृद्धि पाई जा रही है और इस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से वायुमंडल में एक प्रकार की सांद्रता से एक प्रकार की छतरी का निर्माण होता जा रहा है।
यह छतरी वायुमंडल में जो पार्थिव बहिर्गामी पार्थिव विकिरण है, दीर्घ विकिरण होता है, या बहिर्गामी पार्थिव दीर्घ विकिरण की जो तरंगें होती हैं, उसको कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से अंतरिक्ष में जाने नहीं देता, बल्कि वह वायुमंडल से इस बहिर्गामी पार्थिव दीर्घ विकिरण दीर्घ तरंगों को पृथ्वी की ओर वापस कर देता है। इन दीर्घ तरंगों के वापस कर देने के कारण से पृथ्वी धरातल का तापमान बढ़ रहा है, जिसे हम लोग ग्रीन हाउस या ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक ऊष्मन के नाम से जानते हैं। और इसी कारण से कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह गैस के रूप में मुख्य रूप से माना जाता है। मानव दिन प्रतिदिन अपने क्रियाकलाप, चाहे वह उद्योग धंधों का विस्तार हो या विकास हो, या मोटर गाड़ी का जो है संचालन हो, या जीवाश्म ईंधनों को जलाने से, या अन्य जो क्रियाकलाप मानव के हैं, उससे तीव्र गति से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ती जा रही है, और यह कार्बन डाइऑक्साइड विश्व स्तर पर एक समस्या के रूप में देखी जा रही है। यह प्रमुख हरित गृह गैस है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में इसकी भूमिका होती है, और इसकी सांद्रता के कारण से आपकी पृथ्वी का तापमान अनवरत बढ़ता जा रहा है। अब हम चर्चा करते हैं, पुनः ओजोन गैस की बात करते हैं। जो यह ओजोन गैस आपके इस वायुमंडल में लगभग 10 से लेकर 55 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, जो मूल रूप से समताप मंडल में विद्यमान है। इसे कुछ लोग समताप मंडलीय ओजोन गैस के नाम से भी जानते हैं। ओजोन गैस की सघनता 12 से लेकर के 35 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि ओजोन गैस ऑक्सीजन के 3 एटम के मिलने से बनती है। यह नीले रंग की गैस होती है। इसका स्वाद तीखा होता है, और यह जीवन रक्षक परत के रूप में मानी जाती है। इसे विद्वान डॉब्सन ने इसके मापन की इकाई बनाया था, इसीलिए इसको डॉब्सन यूनिट में मापा जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑक्सीजन के 2 एटम में एक एटम जब मिल जाता है, तो और सूर्य से आने वाली ऊर्जा मोमेंटम यानी जो ऊर्जा है, उस कारण से यह ओजोन गैस का निर्माण होता है। और ओजोन गैस O2 प्लस O के मिलने से ओजोन गैस का निर्माण होता है। इसी तरह से ऑक्सीजन के 3 एटम मोमेंटम सौरिक ऊर्जा के कारण, या कह लीजिए अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण से मोमेंटम, सौरिक ऊर्जा के कारण से, विद्युत विसर्जन के कारण, परावैंगनिक किरणों के कारण, तड़ित झंझा के कारण आदि, ऑक्सीजन के जो 3 एटम हैं वे टूट करके अलग अलग हो जाते हैं। यानी O3 टूट करके O2 या O या O तीनों अलग हो जाते हैं, तो ओजोन गैस का विघटन माना जाता है। ओजोन गैस का जो विघटन होता है वह पूरे पारिस्थितिक तंत्र के लिए अत्यंत घातक होता है, क्योंकि ओजोन गैस जो 12 से लेकर के या 10 से लेकर के 55 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में समताप मंडल में मुख्य रूप से विद्यमान है, वह ओजोन गैस सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर लेती है। उस अवशोषण के कारण से पृथ्वी धरातल का तापमान तेजी से बढ़ने नहीं पाता है, और जब तापमान में वृद्धि नहीं होती है, हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी धरातल तक नहीं पहुंच पाती हैं, उसी कारण से पृथ्वी धरातल पर जैविक घटक, जो पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतु, इनका अस्तित्व बना हुआ है। इसीलिए ओजोन गैस को जीवन रक्षक परत या पृथ्वी का सुरक्षा कवच या पृथ्वी का छाता
के नाम से जानते हैं। लेकिन मानव की बढ़ती गतिविधियां, औद्योगिकरण, नगरीकरण, शहरी जीवन और औद्योगिकरण के कारण से, मानव के क्रियाकलाप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेलेंस गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण से यह ओजोन गैस धीरे धीरे विघटित होती जाती रही। और इस विघटन का कारण ये रहा, ओजोन गैस के क्षय का कारण हमने इन गैसों को बताया, CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेलेंस, नाइट्रोजन ऑक्साइड। बाद में चल करके हम लोग अगले अध्याय में ओजोन गैस पर अलग से परिचर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ वायुमंडल का चूँकि संगठन, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर की चर्चा हो रही है और उसमें एक पार्ट गैस है जिसमें हम सभी गैसों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी या परिचर्चा करेंगे। इसलिए ओजोन गैस पर बहुत फोकस करने की इस परिचर्चा में आवश्यकता नहीं है। अलग से ओजोन गैस पर हम लोग फिर से परिचर्चा करेंगे। तो ओजोन गैस में के लिए का क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेलेंस और नाइट्रोजन ऑक्साइड एक घातक गैस के रूप में मानी जाती है। इससे ओजोन गैस की जो लेयर है वो धीरे धीरे झीनी होने लगती है। उसके जो अणु हैं O3, जो 3 एटम हैं ऑक्सीजन के, ओजोन गैस जिसे कहा जाता है O3 को, वह धीरे धीरे विघटित होने लगती है और वह पूरे पारिस्थितिक तंत्र के लिए घातक मानी जा रही है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस वायुमंडल में जो धूल कण है, एरोसोल है, इसके स्रोत क्या हैं, इसकी क्या क्या भूमिका है, क्या क्या इसकी उपयोगिता है। धूल कण या एरोसोल पूरी तरह से हमारे वायुमंडल के लिए या पारिस्थितिक तंत्र के लिए 100% घातक नहीं होते हैं। धूल कण और या एरोसोल जो वायुमंडल में ठोस पदार्थ हैं, वे कैसे पहुँचते हैं, पहले तो उनके स्रोत पर चर्चा किया जाए। वायुमंडल में जो कणकीय पदार्थ हैं, नमक कण, धूल कण, राख कण, पराग कण आदि के रूप में पहुँचते हैं, धुआं या कालिख के रूप में पहुँचते हैं। इन सब को वास्तव में एरोसोल भी, और यह भी वायुमंडल का एक परिवर्तनशील तत्व के रूप में या संघटक के रूप में माना जाता है। जैसे आंधी आती है तो आपने देखा होगा कि आंधी के समय वायुमंडल में एरोसोल की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। उस समय सूर्य का प्रकाश तक पृथ्वी धरातल पर नहीं पहुंच पाता है। यह जो वायुमंडल में जो कणकीय पदार्थ है, जो सॉलिड मटेरियल है, ये कई pp यानी पार्टिकल पर सेंटीमीटर क्यूब, कभी कभी 100 तक हो जाते हैं या इस कई मिलियंस हो जाते हैं। इस तरह से पार्टिकल, बहुत महीन महीन पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, जो सैकड़ों पार्टिकल पर घन सेंटीमीटर से लेकर के कई मिलियन पार्टिकल पर घन सेंटीमीटर तक भी पाए जाते हैं। इन ऊंचाई पर आप देखेंगे वायुमंडल में उल्का के विघटन के कारण से या ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण से या नाभिकीय न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, नाभिकीय विखंडन के कारण से या कोई चक्रवात हो, साइक्लोन हो, उस कारण से, या तेज़ डस्ट भरी जो आंधियाँ चलती हैं रेगिस्तानों में, उस कारण से बहुत बड़े पैमाने पर वायुमंडल में ठोस पदार्थ पहुँच जाते हैं। इन ठोस पदार्थों की कुछ उपयोगिता भी समझ में आती है, जैसे ये आर्द्रताग्राही नाभिक की भूमिका में होते हैं। वायुमंडल में संवहनी तरंगें जब अपने साथ वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन से प्राप्त जलवाष्प को लेकर के क्षोभ मंडल में पहुंचती हैं, तो वहां पर विद्यमान यह एरोसोल या जो कणकीय पदार्थ हैं या जो ठोस पदार्थ हैं जो वहाँ पर विचरण करते रहते हैं, वे उस जलवाष्प को ग्रहण कर लेते हैं और ग्रहण करके आपस में अवशोषित करते हैं और धीरे धीरे वे जलवाष्प को विभिन्न रूपों में वर्षा यानी ड्रॉपलेट संघनन का कार्य करते हैं, सीकर का निर्माण करते थे। आर्द्रताग्राही नाभिक जल सीकर बनाते हैं,
कोहरा बनता है, बादल बनता है और वर्षण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। यानी वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प को ये कण आपस में अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करके मेघ सीकर, जल सीकर, मेघ सीकर का निर्माण करते हैं, ड्रॉपलेट का निर्माण करते हैं और वर्षा में सहायक होते हैं। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ा घातक पहलू है इन कण पदार्थों का, ये कण कभी कभी कुहरे से मिल जाते हैं और कुहरे से मिल करके स्मोग का निर्माण करते हैं, जहरीले कुहरे का निर्माण करते हैं। जैसे ऐसी घटनाएं कई बार यूरोपीय नगरों में भी हो गई हैं। इनका संपर्क कभी कभी जहरीली गैसों सल्फर डाइऑक्साइड से भी हो जाता है और उन सल्फर डाइऑक्साइड के कारण से यह अत्यंत घातक होते हैं। यानी जहरीले नगरीय कुहरे का निर्माण करते हैं, स्मोक का निर्माण करते हैं और ये कठोर या कह लीजिए ठोस कण आपके एसिड रेन में भी सहायक होते हैं। तो इस तरह से ये अत्यंत घातक भी माने जाते हैं। इसके अलावा ये जो ठोस कण वायुमंडल में विद्यमान हैं, सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं उन किरणों को ये चयनात्मक प्रकीर्णन करते हैं। चयनात्मक प्रकीर्णन करने की वजह से सूर्योदय और सूर्यास्त का रंग लाल दिखाई देता है या नारंगी रंग दिखाई देता है। तो ये जो सूर्य की किरणें होती हैं, वे सूर्य की किरणें इन कणों के द्वारा प्रकीर्णित कर दी जाती हैं, जैसा आपने डिस्कस किया, समझा होगा। इसके अलावा जैसे अगर कोई सॉलिड पार्टिकल है, उसका व्यास सूर्य से आने वाली किरणों के व्यास से छोटा है, तो उस किरण का प्रकीर्णन होगा। और जब ये डस्ट पार्टिकल, धूल के कण का व्यास सूर्य से आने वाली तरंगों के वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य से ज़्यादा होता है, तो उस समय विसरण का कार्य होता है। प्रकीर्णन और विसरण दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो उस समय विसरण का कार्य होता है और विसरण के द्वारा जो हमें प्रकाश मिलता है उसे विसरित दिवा प्रकाश के नाम से जानते हैं। यह विसरित दिवा प्रकाश की उपयोगिता है, जैसे आप किसी पेड़ के नीचे देखते हैं कि सूर्य की रोशनी प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहुंचती है, लेकिन फिर भी वहां उजाला रहता है। तो यह विसरित दिवा प्रकाश यानी डिफ्यूज डे लाइट या डिफ्यूज ब्लू लाइट, विसरित नीला प्रकाश कहा जाता है। तो डिफ्यूज डे लाइट या डिफ्यूज ब्लू लाइट, इसमें भी आपके इन ठोस कणों, कणकीय पदार्थों, जो धूल कण, राख कण, पराग कण, बालू कण हैं, जो वायुमंडल में औद्योगिक चिमनियों के कारण, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, तेज आंधी तूफान के कारण पहुंच जाती हैं, उनकी ये भूमिका होती है। तो ये एक प्रकार से किसी कमरे में जो प्रकाश पहुंचता है तो वह भी विसरित दिवा प्रकाश होता है। बल्ब नहीं जल रहा था, खिड़की खोल लेते हैं आप, सूर्य की प्रत्यक्ष रोशनी नहीं पहुंचती है, लेकिन फिर भी आपको उजाला दिखाई देता है। आप अपना पठन पाठन का कार्य करते हैं, आप अपना सारा कार्य निपटा लेते हैं। जैसे जिस दिन बादल छाया रहता है, सूर्य नहीं दिखाई देती है, उस दिन भी आप अपना कार्य करते हैं, तो वह विसरित दिवा प्रकाश की उसकी उपयोगिता है। इस तरह से वायुमंडल के संगठन का गैस और धूल कण के बाद यानी ठोस कण के बाद हम लोग संगठन के तीसरे पहलू जलवाष्प पर परिचर्चा करते हैं। वायुमंडल में जो जलवाष्प है वह दो विधियों से पहुंचता है। पहला तो ये है वाष्पीकरण के द्वारा, जो सागर है, झील, सागर, झील, नदियाँ, तालाब या सिंचाई या जलवर्षा से धरातल पर जो पानी फैलता है उसका प्रत्यक्ष रूप से वाष्पीकरण होता है। और उस वाष्पीकरण के कारण से
उस वाष्पीकरण के कारण से वायुमंडल में जलवाष्प पहुंच जाता है। एक तो ये प्रक्रिया होती है। दूसरी प्रक्रिया होती है जो पेड़ पौधे हैं, जो वे भी जल अपनी जड़ों द्वारा जड़ परागण की क्रिया से ग्रहण करते हैं। तो उन पेड़ पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है और वाष्पोत्सर्जन के कारण से भी वह जलवाष्प वायुमंडल में पहुंच जाता है। ठीक, अब इस जलवाष्प की भूमिका क्या होती है? वायुमंडल में आपने देखा होगा जो भी कुहरा, पाला, कुहासा, जल वर्षा है, जल वर्षा के वर्षण के जितने रूप हैं, चाहे स्लीट हो, धुंध हो, धुआंसा हो, पाला हो, तुषार हो, जल की बूंद हो, बादल हो, संघनन, ये सारी क्रियाएं इसी या ओलावृष्टि, हिमपात, ओस, ओला, जितनी भी घटनाएं घटती हैं वे सारी घटनाओं में जलवाष्प की ही भूमिका है। जलवाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, यानी क्षैतिज रूप से यह जलवाष्प भूमध्य रेखा पर ज़्यादा पाया जाता है। बढ़ती ऊंचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा कम पाई जाती है। जैसे जैसे हम धरातल से ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे जलवाष्प की मात्रा कम पाई जाती है, यानी धरातल पर जलवाष्प ज़्यादा पाया जाएगा, धरातल के आसपास और ऊंचाई पर जाने पर जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। इसका एक उदाहरण समझें कि लगभग वायुमंडल में हम 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक 90% जलवाष्प का रिकॉर्ड रखते हैं, यानी धरातल से 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पूरे वायुमंडल का 90% जलवाष्प विद्यमान है और 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक अमूमन 99% जलवाष्प पाया जाता है, या कह लीजिए कि 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक 99% जलवाष्प, पूरे वायुमंडल का 99% जलवाष्प विद्यमान है और 10 किलोमीटर के बाद मात्र 1% जलवाष्प विद्यमान है, यानी 5 किलोमीटर तक 90%, 10 किलोमीटर तक 99% और 10 किलोमीटर के बाद मात्र 1% जलवाष्प विद्यमान। यदि पूरे वायुमंडलीय जलवाष्प को संपीड़ित करके ग्लोब के चारों ओर एक परत का निर्माण किया जाए तो मुश्किल से 1 इंच मोटी परत का निर्माण होगा, यानी लगभग 2.5 सेंटीमीटर परत का निर्माण होगा। ध्यान देने योग्य बात यह भी है, जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस के रूप व्यवहार करती है। वह भी पृथ्वी से होने वाले बहिर्गामी दीर्घ पार्थिव तरंग, जो बहिर्गामी विकिरण है, दीर्घ पार्थिव तरंग है, उसको वह पृथ्वी की ओर वापस भेजती है। इस तरह से आज के इस व्याख्यान में परिचर्चा में हमने वायुमंडल के संगठन पर परिचर्चा किया है, जिसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो। इसमें क्या क्वेश्चन बनेंगे? पीजी स्तर पर यह क्वेश्चन बनता है कि वायुमंडल के संगठन और संरचना की व्याख्या कीजिए। तो हम लोग आज संगठन की बात किए हैं, यह बीए फर्स्ट ईयर में भी इस पर क्वेश्चन बनता है और यूजीसी आईएसपीसीएस के जो भी प्रतियोगी छात्र हैं उनके लिए भी यह क्वेश्चन यहाँ इस यूनिट से आता है। जैसे क्वेश्चन ए पूछा जाता है कौन सी अस्थाई गैस है, कौन सी परिवर्तनशील गैस है, या आपसे ये प्रश्न प्रायः पूछा जाता है कि आयतन की दृष्टि से वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन पाई जाती है, कौन सी गैस पाई जाती है। यह क्वेश्चन ये पूछा गया है कई बार कि ओजोन, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, आर्गन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, इन 4 गैसों को क्रम आयतन के घटते अनुसार आप क्रम से बताइए कि कौन सा विकल्प सही है। इस तरह से आपके प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। ओजोन गैस पर भी प्रश्न पूछा गया है कि यह समतापमंडल में पाया जाता है कि यह आपके आयन मंडल में पाया जाता है या क्षोभ मंडल में यह गैस की परत पाई जाती है या मध्य मंडल में परत पाई जाती है। पीसीएस में भी कई बार आ चुका प्रश्न है। इसके अलावा यहाँ पर
जो प्रकीर्णन से संबंधित प्रश्न है या विसरण से संबंधित प्रश्न है, इससे संबंधित भी प्रश्न आपके अनेक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए, चाहे वह आईएएस का एग्ज़ाम दें, पीसीएस का एग्ज़ाम दें, यूजीसी का एग्ज़ाम दें या पीजीटी जो प्रवक्ता का एग्ज़ाम होता है, या किसी भी राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के जो एग्ज़ाम होते हैं, उसके लिए यह चैप्टर, यह टॉपिक उपयोगी है। साथ साथ स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर जो भी छात्र पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं भूगोल विषय, उनके लिए भी यह उपयोगी है। इसके अलावा जिसका वैकल्पिक विषय नहीं है, जो भी छात्र सिविल देते हैं, वहाँ पर वायुमंडल यानी क्लाइमेटोलॉजी से भी प्रश्न पूछा जाता है। सामान्य अध्ययन के लिए भी यह उपयोगी टॉपिक है। इसी के साथ साथ धन्यवाद।